ठीक है बच्चों, मैंने दे दिया परमिशन। अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो अपन ने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने क्या क्या बातें बताई थी। हमने कहा था भाई, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल का मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ही होता है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। एक वायर में इस तरह का करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली कैसे प्रोड्यूस हो जाती है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से या टाइम वेरिंग करंट से, उसको अपन सीखते हैं। तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट समझना होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट समझने के लिए हमें एम्बिग्यूटी इन एम्पियर्स लॉ समझ में आनी चाहिए। एम्बिग्यूटी इन एम्पियर्स लॉ समझने के लिए मैक्सवेल ने इस चीज को पॉइंट आउट किया, और मैक्सवेल ने कहा कि देखो, जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है उस समय पर अगर आप कैपेसिटर का जो बीच का रीजन है उसमें एक ऐसा सर्कुलर लूप बना लो जो कि प्लेट्स के पैरेलल ही रन कर रहा हो, और ये लूप में आप एम्पियर लॉ अप्लाई करो, बी डॉट डीएल। लेकिन ये लूप दो तरह की सरफेसेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे ये लूप है तो हम कहेंगे ये लूप इस सरफेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये लूप जो है वो इस तरह की सरफेस की भी बाउंड्री की तरह से एक्ट कर रहा है। तो जब मैंने इस वाली सरफेस को लेकर के देखा तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था इस सरफेस में से, तो जबकि इधर वाली सरफेस में से मैंने देखा तो आई करंट क्रॉस करके जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो एम्बिग्यूटी एक उत्पन्न होती है ना। b इंटू टू पाई आर, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। यार की आती है, एक बार नॉन जीरो आती है। उन्होंने कहा यार हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप जो लिखते हो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो आप तो सिर्फ कंडक्शन करंट लेते हो, है ना। कंडक्शन करंट लिखते हो, लेकिन साथ में एक टर्म और आपको ऐड करनी चाहिए, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय डी टी। फाई ई क्या है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ करंट के फ्लो होने से या कंडक्शन करंट के फ्लो होने से ही नहीं जनरेट होता है, बल्कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका एक सोर्स हो सकता है ना। तो इस पूरे डिस्कशन से ये फाइनल चीज निकल करके आती है हमारे पास, क्या, source of magnetic field is not just current in a wire but also time varying electric field। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो वो भी
मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो सकता है। फिर जैसे कि यहाँ पे मैंने करके बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो अल्टीमेटली डी क्यू बाई डी टी ही आ जाएगी, है ना। कितनी आ रही है वो, डी क्यू बाई डी टी ही आ रही है। ये बात समझ में आती है बच्चों। तो ये डिस्प्लेसमेंट टर्म करंट की टर्म को इनकॉर्पोरेट अगर हम कर लें मैक्स एम्पियर्स लॉ में, तो फिर वो एम्बिग्यूटी जो थी वो हमारी निकल जाती है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो सोर्सेस होते हैं, एक स्टैटिक चार्ज और दूसरा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के भी दो सोर्स होंगे। कौन सा? एक तो करंट इन अ वायर या मूविंग चार्ज, जिसको कि कंडक्शन करंट बोलते हैं, डी क्यू बाई डी टी, जिसकी वैल्यू होती है। दूसरा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। और इन दोनों चीज को समराइज करने वाला जो लॉ होता है वो क्या होता है? वो ये लॉ होता है, एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल्स करेक्शन, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। ये पिछली क्लास का हमारा डिस्कशन था। अब देखिए क्या है। तो अल्टीमेटली देखो क्या है, मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल ने क्या किया, जो भी कूलम का, गॉस का, फैराडेज के, एम्पियर के, सबके लॉज को मतलब इन टोटलिटी समझा और उनको अपनी चार इक्वेशन में समराइज किया लॉस को। पहला लॉ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा डेल डॉट ई is equal to rho by epsilon. What is rho? Rho is charge density या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये बेसिकली क्या है, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ में आरएचएस में चार्ज आता है, यहाँ पे चार्ज की जगह क्या आ गया, चार्ज डेंसिटी। और एलएचएस में क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स की जगह क्या आ गया, इसको इसको बोलते हैं, एलएचएस में जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी जगह पे कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर होगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है। दूसरा लॉ उन्होंने क्या दिया? सर हाँ बेटे बोलो। सर डेल क्या रहेगा, फिर डेल का मीनिंग क्या रहता है? डेल का मतलब ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल अच्छा सर, बाई ये डेल। वाला समझा है। हाँ, ये एक वेक्टर ऑपरेटर होता है बेटा। दिस इज अ वेक्टर ऑपरेटर।
जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड EXI कैप प्लस DY J कैप प्लस CZ के कैप है, तो डेल डॉट टी इसको आप क्या लिख सकते हो, या इसी इसी लॉ की इंटीग्रेशन वाली जो फॉर्म है वो इट इज नथिंग बट गॉस लॉ, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds is equal to charge enclosed divided by epsilon ये बात समझ में आती है बेटा? हाँ सर। फिर दूसरा जो मैक्सवेल का लॉ है, दूसरी जो इक्वेशन है मैक्सवेल की, वो क्या है? वो है, कॉपी करना था। अच्छा फ्रेंड्स डेल डॉट बी इज 0, या ये क्या है? दिस इज बेसिकली गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। है ना? ऐसा क्यों होता है? Because magnetic monopoles do not exist. वो हमेशा डाइपोल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं ना बेटे, हाँ सर। है ना? तो जैसे डाइपोल की टोटल पोल स्ट्रेंथ 0 रहेगी, तो इसका मतलब क्या है? B डॉट ds की वैल्यू 0 ही आएगी, या मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जो है वो 0 ही रहेगा। तीसरा जो लॉ है वो फैराडेज लॉ है। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है? डेल क्रॉस E ये किसके बराबर होगा? कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आपका आवाज नहीं आ रहा।
So, सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। Curl of any field will be non-zero only when it forms closed field lines. Only when it forms closed field lines. है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज फील्ड लाइन कब बनाती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज फील्ड लाइन कब बनाता है? नॉन कंजर्वेटिव टाइप का जब होता है, जबकि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इसे प्रोड्यूस करता है ना? तो ये माइनस डेल बी बाई डेल टी के बराबर इसकी वैल्यू। ये बेसिकली क्या है? दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E dot dl, line integral of electric field in a closed loop। ये EMF इंड्यूस लिखा हुआ है ना LHS में? यस सर। और ये किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ d phi b, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स का रेट ऑफ। ठीक है, ये दोनों बेसिकली क्या है? दीज आर नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज। ठीक है, ये ऊपर जो हमने लिखा हुआ है ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है? दोनों बात सेम ही कन्वे कर रहे हैं, है ना? एक क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये कब नॉन जीरो आएगा? जब वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा, या जब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स टाइम के साथ चेंज। सर सेकंड इक्वेशन समझा सकते हैं क्या? सेकंड इक्वेशन बेटे, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते ना, है ना? तो अगर किसी क्लोज सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो क्या वो हमेशा जीरो ही आएगा? समझा नहीं। हाँ बेटे, सर मैग्नेटिक फील्ड चेंज एरिया वही तो हमें फ्लक्स देता है ना? क्लोज लूप में तो फ्लक्स मतलब निकाल सकते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड का? वो जीरो ही आएगा बेटे। क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल करना और फ्लक्स कैलकुलेट करना दोनों अलग अलग बात है ना बेटा। लाइन इंटीग्रल तो निकालते ही अपन एम्पियर्स लॉ से,
बी डॉट डीएल नहीं कर रहे हैं अपन, बी डॉट डीएस कर रहे हैं, एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ सर, समझा अभी। हाँ, शायद तुम वो एम्पियर्स लॉ से कंफ्यूज कर रहे थे इसको। सर Basically, कर्ल मतलब क्या होता है? कर्ल का मतलब क्या होता है? जैसे बेसिकली बात क्या है कि कर्ल का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हम जैसे किसी वेक्टर फील्ड को देख करके ये बता दें कि देखो, जैसे मान लो कि आपके पास मान लो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है कुछ ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है ना? हाँ इसको चार्जिंग में लगा देना। देखो, तो अब क्या है, ध्यान दो कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज ने प्रोड्यूस किया होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का होता, है ना? हाँ सर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो ही आता, मतलब क्या है, वो इसकी वैल्यू देख के ही समझ जाते हैं कि भाई अगर मैं क्लोज लूप बनाऊंगा तो उसमें इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा, और नॉन जीरो आएगा तो कितना कम या ज्यादा आएगा, वो चीज अपने को कर्ल से पता कर लग जाती है। जैसे आप ऐसे देखिए, एक चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो x y z पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है इसका, तो x y z पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसका, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? और हाँ किस डायरेक्शन में होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, है ना? अब इसका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप किसी भी क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रेशन करोगे तो वो जीरो ही आएगा, है ना? किसी भी क्लोज पाथ में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो जीरो ही आएगा, और इसका पता है हमें कर्ल से ही पता चल जाता है। अगर मैं डेल क्रॉस ई करूं, डेल वेक्टर को क्या लिख दूं, डेल क्रॉस ई को लिख दूं आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, है ना? है ना? और इधर आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ये सब सेम ही आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और ये भी आ जाएगा जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब जब हम इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो कैसा आएगा, ये इसके साथ और इसका इसके साथ मेरे को करना पड़ेगा, है ना? तो इसको देखो, जब आप एक्सपैंड करोगे तो ये वैल्यू एक्चुअल में जीरो ही आ जाएगी। कैसे? आप देखो आई कैप
डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड बाई, ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की पावर 3/2 है, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ये तो चला गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, डेल बाई जेड जेड वाई अपॉन आर की पावर 3/2। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो z तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा, 1/r की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन का मतलब -3/2 डिवाइडेड बाई r की पावर 5/2 इंटू डेल आर बाई डेल वाई, है ना। डेल आर बाई डेल वाई करूंगा तो क्या ये मेरे पास 2y आ जाएगा। उसी तरह से इधर से y बाहर आ गया, -3/2 बाई r की पावर -5/2 इंटू डेल बाई डेल जेड। इसका डेल बाई डेल जेड करेंगे तो 2z आ जाएगा, है ना। तो 2y इंटू जेड और 2z इंटू वाई, तो क्या ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी बच्चों? यस सर। और जैसे आई कैप का कोफिशिएंट 0 हुआ है, वैसे ही जे कैप का भी 0 हो जाएगा, वैसे ही के कैप का भी 0 हो जाएगा, है ना। ये सारे कोफिशिएंट्स जो है वो 0 हो ही जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि देखो, हमने फंक्शन देख के ही पता लगा लिया ना कि इसका कर्ल 0 आने वाला है ना। मतलब बेसिकली कर्ल हमें ये बताने वाला है, कर्ल बेसिकली अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ कर्ल क्या बताता है, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड indicates that the field lines form a closed loop, है ना। फील्ड लाइन क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्लोज लूप तभी बनाएंगी जब वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का हुआ, या वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हुआ, है ना? अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तभी उसकी फील्ड लाइंस क्लोज बनेंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, तो फोर्थ लॉ जो है हमारे पास वो क्या है? फोर्थ लॉ इज बेसिकली एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल्स करेक्शन। सर ऊपर का थोड़ा लिखना। एक मिनट बेटे, ये वाला या और ऊपर? नहीं सर, नीचे नीचे हो गया। अच्छा, सर ये डिटर्मिनेंट वाला पार्ट याद करना है। और नहीं नहीं, याद याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सर आप लास्ट पेज दिखा सकते थे थोड़ा सा? इसके पहले वाला, हाँ एक बार दिखा दूं, ये नोट कर ले, ये वाला पेज नोट कर लो पहले पहले। सर मैं थोड़ा ऊपर सर, वो इंडिकेट पे दिख। हो गया सर। सर ऊपर कर लो, हो गया इधर। थोड़ा हाँ, इसके एक एक पेज ऊपर जाए, ये रहा।
हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। वेट ओके। हो गया सर। देखो, एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल्स करेक्शन। देखो ये क्या है, इसका इंटीग्रल फॉर्म तो हमें पता है, b डॉट dl ये किसके बराबर रहता है, म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, या इसको डिस्प्लेसमेंट करंट ना लिखने की जगह हमें लिखना चाहिए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाइव बाई डी, या ये तो हुई क्या डिफरेंशियल फॉर्म, सॉरी इंटीग्रल। डिफरेंशियल फॉर्म क्या बोलती है, डेल क्रॉस बी। ये किसके बराबर है बच्चों, अब वो इंटीग्रल फॉर्म में डेल आ गया डी फाइव बाई डी। डी डी लिखते हो उसको, ठीक है, तो मैटर नहीं करता है। वो आएगा म्यू नॉट टाइम्स जे प्लस है ना, करंट की जगह क्या आ जाएगा वहां पे, करंट डेंसिटी, और क्योंकि हमने म्यू नॉट भी बाहर ले लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी टी। इनफैक्ट ये सही है। सर वो डेली बाई डेल्टी है। हाँ, डेल ई बाई डेल टी।
हाँ बेटे, क्या बोल रहे हो? J is current density. J is current density. अब देखो बच्चों, बेसिकली बात क्या है कि when these above four Maxwell's equation are applied in free space, जब हम इसको किधर अप्लाई करेंगे बच्चों? फ्री स्पेस वाले में हम इसको अप्लाई करेंगे। फ्री स्पेस का मतलब क्या है? फ्री स्पेस का मतलब a region where charge is zero and current is zero. A region where charge is zero and current is zero, या rho density is zero and current density, charge density is zero and current density is zero. तो उस केस में आपके पास क्या बन जाता है? ये चार इक्वेशंस क्या बन जाती हैं? जैसे जो पहली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, गॉस लॉ वाली, वो जीरो आ जाएगा, या डेल डॉट E की क्या वैल्यू हो जाएगी? जीरो। दूसरी इक्वेशन तो खैर B डॉट ds तो जीरो होता ही। फिर थर्ड इक्वेशन की अगर बात करूं तो वो क्या बन जाती है? थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस E। वो किसके बराबर होता है? माइनस डेल बी बाई डेल टी, है ना? या इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी बेटे? डेल क्रॉस बी इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया अपना क्या?
कंडक्शन करंट, तो सिर्फ बन क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई या डेल ई बाई डेल। या इंटीग्रल फॉर्म में क्या लिखेंगे, बी डॉट डीएल का इंटीग्रल, बी डॉट डीएल का इंटीग्रल ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बी डॉट डीएल का इंटीग्रल हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई, है ना। अब देखो, So, हाँ बेटे बोलिए। ये पेज में जो फोर्थ का डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें एप्सिलॉन नॉट तो डिनोमिनेटर में था ना। क्या 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 डिनोमिनेटर में था बेटे, एप्सिलॉन नॉट पिछले पेज में सर। एक मिनट, म्यू नॉट सॉरी सॉरी, ये मैंने इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको ऐसे लिखो, म्यू नॉट यहाँ पर खाली एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे चेंज ना, ये एप्सिलॉन नॉट इधर यहाँ पे तो यही रहेगा, बस एरिया से डिवाइड कर दिया इस तरीके से हमने, ये मान लो। ओके सर। अब देखो, इन इन चारों इक्वेशंस को अगर साइमल्टेनियसली अपन प्रोसेस करें और एक से वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो क्या है, आपके पास एक वेव की इक्वेशन आ जाएगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन आ जाएगी। वेल ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रो, मतलब आपके पास कुछ ऐसा रिलेशन आप लेकर के आ सकते हो, कैसा, del 2E बाई del t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई del 2E बाई del x स्क्वायर। मतलब इनसे हम यहां तक पहुंच सकते हैं, अगर थोड़ा ठीक से इसको
प्रोसेस किया जाए तो देखो, जैसे कि ये जो थर्ड इक्वेशन ही है, इसको अगर आप देखो तो थर्ड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, है ना। अब ई को हम लिख दें ई एक्स आई कैप, सिर्फ ऐसा लिख देते हैं ना। अपन एक सिंपल केस मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है बेटे। तो डेल क्रॉस ई की क्या वैल्यू आएगी, डेल क्रॉस ई की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो आई कैप वाली टर्म 0 हो जाएगी, जे कैप वाली टर्म में क्या आएगा, डेल बाई डेल जेड ऑफ पी एक्स माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ, और के कैप वाली टर्म भी में क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0 माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ पी एक्स, है ना। तो डेल ई एक्स बाई डेल जेड जे कैप माइनस डेल ई एक्स बाई डेल वाई के कैप, ये ऐसा आता है। ये बेसिकली ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है। और ये किसके बराबर है, है ना। मतलब हाँ, हम क्यों इसका डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, बेसिकली आप ये चीज समझो कि यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं बाय अप्लाइंग सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑन दीज 4 इक्वेशन। इन 4 इक्वेशंस को थोड़ा सा और प्रोसेस करें तो हम जो इस इक्वेशन तक फाइनली पहुंच सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। मतलब ये इक्वेशन क्या बोलती है कि E जो है वो कुछ इस फॉर्म पे आ जाएगा, E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस टाइप का E की वैल्यू आ जाएगी। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आएगा जो कि क्या हो रहा होगा, पोजीशन और टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। और ये जो क्वांटिटी होती है ना बेटे, ये क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। किसी भी वेव की जनरल इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, del 2 y बाई del t स्क्वायर
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर इनटू डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको इससे यदि हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो रहा है, 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, या वेलोसिटी ऑफ वेव की क्या वैल्यू आ रही है, 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। सर ये तो सी हो गया। And this is nothing but speed of light also. This is nothing but speed of light. So Maxwell also theoretically he pointed out in this direction that light is nothing but an electromagnetic wave. लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना। मतलब हालांकि एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव बाद में किया गया है ना, एक्सपेरिमेंटली इस बात को बाद में प्रूव किया गया, लेबोरेटरी प्रोडक्शन ऑफ लाइट को बाद में किया गया, लेकिन मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली इस बात की तरफ इशारा कर दिया था कि भाई क्या है, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है। उसके पहले तक पता है लोगों को ये तो पता चल गया था कि लाइट वेव है, लेकिन ये नहीं पता चला था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। वेव तो मतलब कुछ भी हो सकती है। हाँ बेटे बोलिए। डन सर। ओके बेटे। है ना। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो क्या होगा, इसको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है, ये खुद ही आगे वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते रहेंगे, है ना। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आगे वाले पॉइंट्स पर जनरेट होगा वो क्या होगा, वो वैसा ही होगा जैसा कि आ, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, बट जस्ट दैट देयर विल बी सम फेज लैग, है ना। कुछ टाइम लैग भी आप उसको बोल सकते हो, थोड़ा टाइम का लैग होगा, लेकिन जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, जैसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगा, बस इधर और इधर में क्या होगा, थोड़ा टाइम का लैग होगा, है ना।
और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एनर्जी कैरी करते हैं, और एनर्जी के प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन आएगी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज में अपन लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूं, intensity of electric field, intensity of magnetic field, and velocity of electromagnetic wave, है ना? E vector, B vector, and velocity of electromagnetic wave are mutually perpendicular. ठीक है? Velocity vector is perpendicular to, is parallel to E cross B. जिस डायरेक्शन में जिधर E और B, E क्रॉस B वेक्टर होगा, उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा। E vector and B vector oscillate in same phase in traveling electromagnetic wave. ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E वेक्टर और B वेक्टर जो है वो सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे बच्चे, है ना? They will oscillate in same phase. चौथा, the peak value of electric field and the peak value of magnetic field, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी समय पर और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी समय पर, ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? C. Where C is 1 upon under root of mu naught into epsilon और देखो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक। कैसे? एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा बेटे? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, क्या उसको B इंटू सी लिख सकते हैं? तो वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। क्या ये वैल्यू भी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के बराबर आ गई बेटा? इसका मतलब क्या ये दोनों वेक्टर, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं?
So second one once. ये वाला पेज क्या बोल रहे हो बेटे? Sir, second point. Second point, velocity vector of electromagnetic wave. वो E क्रॉस B की डायरेक्शन में ही होगा। सर वो थर्ड पॉइंट में ट्रैवलिंग के बाद क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट में ट्रैवलिंग के बाद ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रैवलिंग, जैसे दो तरह की वेव होती है ना, ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग वाली है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब किसी एक पोजीशन और टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, है ना। जैसे मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं कि अगर कोई आपसे यूं कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी जे कैप के, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखो आप, क्या होगा। तो देखो क्या है, यहाँ पे x आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वेव इज ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन, और kx और ओमेगा टी का साइन अपोजिट है, kx पॉजिटिव है और ओमेगा टी नेगेटिव है। इसका मतलब वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन जे कैप डायरेक्शन, है ना। तो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। इधर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव y डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं E क्रॉस B करूं तो आई कैप डायरेक्शन में वेक्टर आ जाए और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जे कैप डायरेक्शन में हो गया, ये एक्स डायरेक्शन में हो गया। क्या मैग्नेटिक फील्ड के लिए जेड डायरेक्शन ही बची बच्चा? हाँ अब वो भी प्लस जेड होना चाहिए या माइनस जेड होना चाहिए? प्लस। देखो अगर प्लस जेड होगा तभी तो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर आएगा। अगर माइनस जेड में मैग्नेटिक फील्ड ले लिया तब तो वेलोसिटी ई क्रॉस बी की डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी ना। सर समझ में आई बात? सर हाँ सर। वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन किसे है? ई क्रॉस बी करके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अच्छा, ये वेव के ट्रैवलिंग का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन देखो। हाँ देखो, दो दो तरह से इक्वेशन लिख सकते थे, या तो ई नॉट क्वेश्चन, या तो के एक्स प्लस ओमेगा टी दे दिया जाता, या